हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल फाइन। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थियरी क्वेश्चन जो कि बहुत ढेर सारे पुटअप होते हैं एग्जाम में। आपको पहले से ही पता है कि जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सिलेबस है उसमें से आपके थियरी ज़्यादा नंबर के आते हैं, न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं, लेकिन थियरी टोटल 60 नंबर आते हैं, मतलब 60 नंबर के थियरी पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से लेसन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं, हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप एक चीज़ समझिएगा कि ये जो वीडियो है वो केवल पार्टनरशिप है। जैसा कि मैं शुरू से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फिनिश किया हूँ, जैसे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, उसमें से कुछ भी नहीं आना है। इंट्रोडक्शन का ही यह क्या कहते हैं आपका थियरी है जो कि यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ हूँ। इसके बाद जितने भी लेसन है जो मैं पढ़ा चुका हूँ न्यूमेरिकल, उनके भी मैं यहाँ पर आपको थियरी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आसानी से आप थियरी भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप का मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट, उसको मैं पूरी तरह से खत्म कर दिया हूँ। वहां पे जाके देखिएगा, एक एक क्वेश्चन में अपलोड किया हूँ, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे अब मैं थियरी की बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या बात करते हैं कि जब पार्टनरशिप जो इंट्रोडक्शन है उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसे ही प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है होता है कि आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं साझेदारी का मतलब लिखे हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में यहाँ पर पहले से मेंशन होगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ होंगे। आप जो भी चाहें एज यू वॉलंटरी यू कैन राइट ऑन योर कॉपी, आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो और अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ओके गाइज, चलिए हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, आखिर साझेदारी किसे कहते हैं। देखिए, हिंदी में अगर बोलें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, आप उसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ऐसे पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, आई मीन जो मीनिंग है, वो कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, कहते किसको हैं? साझेदारी से अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के एक ऐसे प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी वैधानिक व्यवसाय को, ध्यान समझिएगा, किसी भी वैधानिक व्यवसाय को किसी व्यापारिक अनुबंध के अनुसार चलाने के लिए सहमत होते हैं। वे सभी साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं और व्यापार में यानी व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि को क्या करते हैं? अपने रेशियो में बांटते हैं। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। क्लियर हुआ? आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंग्लिश में उसी चीज को लिखा हूं, आप यहां से सुनिए। देखिए क्या है कि पार्टनरशिप मीन्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। साझेदारी का अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के क्या है? एक ऐसे प्रारूप से है, फॉर्म से है, इन विच जिसमें टू और टू मोर पर्सन्स, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या होके एग्री होकर टू कैरी ऑन कौन सा? लॉफुल बिजनेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक व्यापारिक अनुबंध के अनुसार किसी क्या करते हैं? लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए सहमत होते हैं, एकत्रित होते हैं। ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल, वे सभी पार्टनर व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, व्यवसाय में क्या करते हैं? कैपिटल को इन्वेस्टेड करते हैं इन द बिजनेस, व्यवसाय में, एंड यूज देयर लेबर, और अपने श्रम को लगाते हैं, एंड स्किल टुगेदर, वे सभी पार्टनर अपनी योग्यता के अनुसार क्या करते हैं? टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस को चलाते हैं। समझ में आ रही बात? एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड देयर रेशियो, और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को अपने रेशियो में, अपने क्या कहते हैं? अनुपात में वो क्या करते हैं? बांटते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। आई मीन्स ये यूं कहें कि पार्टनरशिप उसे ही कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में समझा दिया हूं, आप दोनों यहां पर नोट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। पार्टनरशिप मीन्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। साझेदारी क्या है? व्यवसायिक संगठन के एक ऐसे फॉर्म से है, प्रारूप से है, इन विच जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे? मिलकर टू कैरी ऑन, बिजनेस को चलाने के लिए सहमत होते हैं। कैसा बिजनेस?
याद रखिएगा, लॉफुल बिजनेस किसके अकॉर्डिंग? अब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्यापारिक अनुबंध के अनुसार वैधानिक व्यवसाय को क्या करते हैं? चलाने के लिए वे सब सहमत होते हैं। अब वे सभी ऑल द पार्टनर इन्वेस्टेड कैपिटल, वे सभी पार्टनर क्या करते हैं? व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। एंड इन द बिजनेस यूज देयर लेबर एंड स्किल टुगेदर, और वे सभी क्या करते हैं? साझेदार अपनी योग्यता के अनुसार क्या करते हैं? ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाते हैं। और आगे क्या होगा? जब उसको चलाते हैं तो 100% प्रॉफिट होगा। तो क्या आगे लिखे हैं कि शेयर प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड देयर रेशियो, व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? सारे के सारे पार्टनर अपने रेशियो के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? उससे ही हम क्या बोलते हैं? साझेदारी, इंग्लिश में से पार्टनरशिप कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब मैं बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत। क्या है? अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषता क्या होती है। इसको एक और भी कहा जाता है कि एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, अच्छे ढंग से समझिए। एक ही वर्ड को कई ढंग से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। इट्स मेन पॉइंट टू कीप योर माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड को रखिएगा। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसा कि इसी में अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बाई हेडिंग लिखा हुआ हूं, मैं समझा रहा हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ हो। ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं हिंदी में, आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या विशेषता होती है? विशेषता मतलब ये कहा दिया जाए कि किसी भी चीज की क्या विशेषता है। जैसे पवन सर अगर पढ़ाते हैं तो पवन सर की क्या विशेषता है? लंबे हैं, गोरे से हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, ये सारी विशेषताएं होती हैं। तो ठीक ऐसे ही पार्टनरशिप जो होता है, तो पार्टनरशिप का क्या इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता क्या है, हमको इसी के बारे में यहां पर लिखना है। तो आप जब इसको याद करोगे तो इसी में ही सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक आपका फाइंड आउट हो जाता है। देखिए, अभी आपने इसमें पढ़ा होगा कि क्या टू और मोर पर्सन, आपको पता है कि पार्टनरशिप तभी कही जाएगी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। कोई अकेला व्यक्ति कभी भी बिजनेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है तो कभी भी पार्टनरशिप नहीं होगी। अगर फर्म में है तो फर्म में अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता, हमेशा टू एंड टू मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तभी वह एक क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप कहा जाएगा। नहीं तो अगर कोई अकेला व्यक्ति अगर चला रहा है तो कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा, उसको फिर सोल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। यहां पर देखिए, पहली क्या विशेषता निकल के आई है कि मोर देन टू पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। बिजनेस फर्म का यानी पार्टनरशिप का सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति को होना चाहिए। कभी भी अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप कभी नहीं कहा जा सकता, कभी भी साझेदार नहीं कहा जा सकता। साझेदार का मतलब ही होता है कि दो व्यक्तियों का आपस में आना और वो अपनी अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, साथ में काम करेंगे, साथ में सारी चीज करेंगे, अब जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, साथ में बांटेंगे भी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए सबसे बड़ी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मोर देन टू मोर पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, इट्स इंपॉर्टेंट, तभी वो क्या हो जाएगा? इस कॉल्ड पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है? लीगल बिजनेस का होना। आपको पता है फर्म का होना वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्म एक ऐसे बिजनेस को कर रही हो जिसमें हमारा कानूनन द्वारा क्या हो? लीगल हो, मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो? अपनी सहमति एग्रीमेंट प्रेजेंट करे, अपनी अप्रूवल प्रेजेंट करे कि हाँ आप इस बिजनेस को एक चला सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस का लीगल होना मतलब वैध व्यवसाय को होना। वैध व्यवसाय, लीगल बिजनेस क्या है? तो सर लीगल बिजनेस ये है कि जिस पर कानून क्या हो? अपना सहमति दे, अपना अप्रूवमेंट दे, अपना अप्रूवल दे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को कंसर्न कर सके, कैरी ऑन कर सके, उसी को ही हम कहा सकता है वैध व्यवसाय। इज दैट क्लियर? जो हमारे सोशल के लिए, जो हमारे सोसाइटी के लिए नुकसानफुल न हो, हार्मफुल न हो, वही हमारा क्या होता है? लीगल बिजनेस होता है। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव एंड डिवाइड। आपको पता है कि चाहे कोई भी काम हो, जब तक उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कभी भी आप उस काम को नहीं करेंगे। प्रॉफिट गेन करना ही उस काम को करना हमको क्या करता है? ऑर्गेन करता है। जब तक प्रॉफिट का लक्ष्य, जब तक प्रॉफिट कमाने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होगी तो कभी भी हम किसी भी काम को नहीं करना चाहें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी प्रॉफिटेबल चीजें हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी आज के दौर में तो हम कह ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे पढ़ रहे हैं, अगर आपको जॉब लेनी है तभी आप पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी लेनी है, लाइफ सेटल करना है, इसलिए पढ़ रहे हैं।
अगर आज ही अगर कह दिया जाए कि यू हैवंट नो एनी जॉब, आपको कोई भी जॉब की जरूरत नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप पढ़ेंगे तो, लेकिन उतने इंटेंशन से नहीं पढ़ेंगे जितने इंटेंशन से तब पढ़ते जब आपको एक्चुअल में नीड होती। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि बिजनेस करा ही जाता है, बिजनेस फर्म इसीलिए किया जाता है क्योंकि क्या, जो पार्टनर्स होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, प्रॉफिट गेन कर सकूं, और होने वाले प्रॉफिट को क्या करें, सभी पार्टनर अपने रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अपने रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। इज दैट क्लियर? आगे क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक नंबर में भी पूछ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। देखो मैं बताता हूं कि जो पार्टनरशिप में पार्टनरों की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, आई मीन लिमिटेड नहीं होती है। लिमिटेड बोले तो अगर उनके लाइबिलिटी को निश्चित कर दिया जाए, आपको केवल इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप लीजिए, अगर लॉस हो रहा है तो कोई भी पार्टनर अपने घर का कोई भी एसेट्स उसमें नहीं लगा सकता, ये होता है लिमिट। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटी जिसमें अगर लॉस हो जाए तो पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेच कर, सेल करके उस लॉस को भरपाई करना होगा, उसे ही क्या कहा जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। फिर से समझिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक ऐसा लाइबिलिटी होता है जिसमें कोई भी काम करने की जो लिमिट होती है वो नहीं होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हर काम में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तो गेन करेंगे, अगर लॉस हो जाए तो लॉस को भरपाई करने के लिए अगर फर्म की एसेट्स कम पड़ जाए तो ये अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर उस लॉस की भरपाई, कंपनसेशन करना होगा, उसे ही कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ रही होगी बात। आगे देखिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट फुल रिलेशनशिप। आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस, अब बिजनेस में आने वाले पार्टनर चाहे कितना भी उनका रिलेशनशिप घनिष्ठ हो, चाहे कितना ही उनका जो रिलेशनशिप क्या हो, नोविंग हो, जानने योग्य हो, लेकिन जब भी बिजनेस करते हैं तो एक कागज पे उनका नाम, उनका पता, उनका क्या कहते हैं, वो कितना कैपिटल ला रहे हैं, कितना वो प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, ये सारी बातें एक कागज पर वो लिख लेते हैं। दोनों पार्टनरों के बीच में लिखी होती हैं, चाहे जितने पार्टनर्स आए। तो रीजन क्या होता है कि मान लीजिए अगर वो लिखे होते हैं, कल आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी चीजें होती हैं, तो उस डीड के अकॉर्डिंग उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो वही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फुल रिलेशन, कोई भी पार्टनरशिप जब कहीं भी किसी भी बिजनेस फर्म में काम करता है तो बाकायदे उसका नाम, एड्रेस, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, क्या कैसे, सारी की सारी बातें उस पर लिखी हुई होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फुल रिलेशन। यानी अनुबंध द्वारा क्या करना, अनुबंध द्वारा ही संबंध स्थापित करना, उनका संबंध उसी कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड होता है, सारी की सारी चीजें उस पर लिखा होगा, कोई भी पार्टनर क्या करता है, इधर उधर नहीं जा सकता। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। अभी मैं इसका एक अलग टॉपिक है, मैं अभी पढ़ाता हूं, अभी देखिएगा आगे क्या है। ओनली इंडिविजुअल एज अ पार्टनर, आपको पता है कि साझे, ध्यान से केवल व्यक्ति ही साझेदार होना। किसी भी फर्म में कोई कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेजेस, कोई भी पार्टनर्स नहीं हो सकता एक्सेप्ट यस मैन, केवल आदमी ही, केवल व्यक्ति ही किसी भी फर्म में साझेदार हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तभी बुलाता है जब उसको इस चीज की नीड होती है कि हमारे साथ कोई पार्टनर आए, कोई कैपिटल लेके आए, और साथ साथ कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा प्रोफेशनल कोई आए, ताकि हम अपने बिजनेस को और अच्छे ढंग से अर्न कर सके। तो उसको केवल पर्सन की नीड होती है, नॉट अ कंपनी, नॉट अ एनीथिंग्स, ओनली वन पर्सन विच एलिजिबल, विच लिटरेट, सो दैट अहेड कैरी ऑन देयर बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। इज दैट क्लियर? इसलिए केवल व्यक्ति ही साझेदार होते हैं, न कि फर्म, न कि कंपनी, और कोई भी नहीं हो सकता। फर्म में केवल व्यक्ति ही क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नंबर ऑफ मेंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साझेदारों की संख्या, ये भी एक विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा। एक फर्म में कम से कम दो, अधिक से अधिक, अकॉर्डिंग जहां तक मैं बता रहा हूं 32, अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितने हैं, मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम मेंबर 20 होते हैं जनरल में, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में। लेकिन जब बैंकिंग क्या कहते हैं पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें कितना होते हैं, 10 होते हैं, इतना याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? यहां पर देखिए
डेफिनेट नेम ऑफ द फर्म। क्या है? डेफिनेट नेम ऑफ द फर्म। ये भी एक अलग प्रकार की ही क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। कहने का मतलब कि फर्म का एक निश्चित नाम होना चाहिए। आपको पता है कोई भी बिजनेस फर्म हो, चाहे वो 1 रुपए की ही सामान क्यों न सेल कर रही हो, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर फेम होता है। इसलिए ये सबसे बड़ी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप का, कि उसका प्रॉपरली क्या होना चाहिए, यस, कि पर्टिकुलर उसका क्या होना चाहिए, एक डिफिनिट नेम होना चाहिए, एक निश्चित नेम होना चाहिए जिसपे वो अपने रेपुटेशन को, अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। इज दैट क्लियर? ये रही आपकी विशेषताएं, अब ये रहा है आपका मीनिंग। अब फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, क्या पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं और कौन सी बातें उसमें नहीं होती हैं जिसको हम अप्लीकेबल करते हैं, सारी बात हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से उसको नोट करिए। अब पार्टनरशिप डीड का जो होता है आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या इसका मतलब क्या होता है कि नो मैटर हाउ क्लोज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ईच अदर, यानी साझेदारों के आपसी संबंध चाहे कितना ही घनिष्ठ क्यों न हो, आई मीन चाहे कितना ही क्लोज क्यों न हो, लेकिन बट फॉर द स्टेब्लिश अ पार्टनरशिप, लेकिन साझेदारी स्थापित करने के लिए, साझेदारी बनाने के लिए नीड अ एग्रीमेंट, एक ऐसे ठहराव की, एक ऐसे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या, विच, जिस पर देयर शुड बी, क्या हो, याद रखिएगा क्या लिखा है, नीड एग्रीमेंट, एक ऐसे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, विच देयर शुड बी रिटन सम, क्या है, डेफिनेट रूल्स एंड कंडीशन, जिस पर एक निश्चित रूल्स और शर्तें लिखी होनी चाहिए, याद रखिएगा, एंड विच ऑन एग्री ऑल पार्टनर, और उस डेफिनेट रूल्स और कंडीशन पर सभी साझेदार अपनी सहमति प्रदान करें, आई मीन सारे के सारे साझेदार उस पर क्या हो, सहमत हो। फिर आगे देखिए, दिस रूल्स एंड कंडीशन में भी रिटन और ओरल, यह जो रूल है यह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड वही कहा जाता है जो पूरी तरह से लिखित होना चाहिए। अब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें यह चीजें लिखी होती हैं कि साझेदारी संलेख लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन टोटली यह लिखित ही होना चाहिए। आगे देखिए, ओरल, सो दैट, ताकि इन फ्यूचर दीज विल बी, याद रखिएगा, इन फ्यूचर देयर विल बी नो फाइट बिटवीन द पार्टनर्स, ताकि भविष्य में साझेदारों के आपसी झगड़े न हो, अगर होते भी हैं तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आसानी से उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। फिर से देख लीजिए, no matter how close the relationship between the partners each other, but establish a partners need a agreement which there should be a written, याद रखिएगा क्या, सब डेफिनिट रूल एंड कंडीशंस विच ऑन एग्री ऑल द पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर उस पे क्या हो, एग्री हो। दिस रूल्स एंड कंडीशंस में भी रिटन और ओरल, यह क्या है, रूल्स और कंडीशन लिखित होना चाहिए और मौखिक भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सो दैट, ताकि इन द फ्यूचर देयर रिलेशन विल बी पार्टनर नो फाइट, ताकि इनके जो पार्टनर्स के बीच में कोई मतमुटाव होता है तो आसानी से हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको हम सुलझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कि एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, आई मींस साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें या उसमें तत्व, कौन कौन सी चीजें जब हम पार्टनरशिप डीड बना रहे होते हैं, जब हम कहीं पार्टनरशिप किसी को बनाते हैं और उस समय जो हम डीड तैयार करते हैं उसमें कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं। सबसे पहले क्या है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के नाम और पता लिखे होने चाहिए। एक इसी में और हेडिंग होता है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के नाम और पता दोनों उसमें भी क्या होती हैं, लिखी होती है। तो दो हेडिंग आप लिख सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इसमें क्या लिखी होती हैं, इसमें जो पार्टनरशिप बन रहा है उसका नाम क्या है, वो कहां से बिलोंग करता है, उसका पूरा एड्रेस क्या है, वो सारी की सारी बातें क्या होती हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। नेक्स्ट क्या है कि नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप डीड में बिजनेस कौन सा है, कौन से प्रकार का बिजनेस है, कौन से प्रकार के बिजनेस में वह क्या कहते हैं पार्टनर बन रहा है, वो उसके बारे में भी लिखा होना चाहिए। आई मीन्स वह बिजनेस कौन सा नेचर का है, इस बात का भी वहां पे इलोबरेट
होना चाहिए। आगे क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर आ रहा है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी बात उसके कैपिटल के अमाउंट को भी पार्टनरशिप डीड में लिखे होने चाहिए। अगर वो 50,000 आ रहा है तो पार्टनरशिप डीड में उसके कैपिटल को आसानी से उसमें क्या होना चाहिए, मेंशन किए रहना चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर टाइम में वो चेंज ना हो सके। पता चला 50,000 दे, प्रॉफिट 5 लाख हो जाए, आगे चल के कह दे भैया हम 5 लाख रुपए दिए थे, हम 50,000 नहीं दिए थे। तो जब लिखा रहेगा तो कोई भी कंट्रोवर्सी के चांसेस नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और साथ ही साथ कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दे। अभी ध्यान से समझिएगा ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी क्या होता है कि जब पार्टनर आता है, मान लीजिए 50,000 वो लेके आता है, 50,000 उसका पार्ट होता है, लेकिन फिर अचानक काम लग जाए बिजनेस फर्म को, तो बिजनेस फर्म के जितने भी पार्टनर हैं ये एक्स्ट्रा पैसा दे दे, कहां, बिजनेस में लगा दे, अपने अमाउंट से ज्यादा बिजनेस फर्म में लगा दे। तो जितना ज्यादा लगाएगा उस पर कितना परसेंट ब्याज दिया जाए, इस बात की भी उल्लेख क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। आगे देखिए ड्राइंग क्या होता है, आपको ही पता है कि ड्राइंग जब कोई भी बिजनेसमैन या पार्टनर्स जो कि बिजनेस फर्म में पार्टनर हैं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज निकालते हैं फर्म से, उसे ही ड्राइंग कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि ड्राइंग इज व्हेन द एनी बिजनेसमैन ऑफ द पार्टनरशिप विथड्रॉ सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड अ ड्राइंग, उसे ही हम ड्राइंग कह सकते हैं। जब कोई भी व्यवसाय का स्वामी अपने निजी प्रयोग करने के लिए, व्हेन द एनी बिजनेसमैन ऑफ बिजनेस विथड्रॉ सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड अ ड्राइंग, तो उसे ही हम ड्राइंग कहा जाता है। जब बिजनेस का स्वामी वनर जो है अपने निजी प्रयोग करने के लिए, निजी यूज करने के लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज निकालता है बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग कहा जाता है। तो जब निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना परसेंट इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टनर अगर यहाँ से फर्म से कोई गुड्स लेके जा रहा है, कोई कैश लेके जा रहा है, कुछ ऐसी चीज लेके जा रहा है, तो उस पर कितना परसेंट ब्याज दिया जाए, इस बात की भी उल्लेख क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, जो सभी पार्टनरों को अप्लीकेबल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो। व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट को कितने रेशियो में हम पार्टनर को देंगे, कितने रेशियो में जो आ रहा है वो लेगा, इसकी बात भी कहां होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। जितना रेशियो डिटरमिनेट रहेगा, पार्टनर्स को केवल उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस की क्या होगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। आगे देखिए गुडविल, कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसकी गुडविल कितनी है, उस गुडविल के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। और साथ ही साथ क्या है, सैलरी। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर आता है तो पार्टनर एज अ सैलरी ग्रुप में आता है, उसको सैलरी दिया जाता है, तो सैलरी कितनी दी जाए इसकी भी बात एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर उसी समय तुरंत क्या हो जाता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या बात होती है कि ड्यूरिंग ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी कितने साल तक चलेगी, यानी जो पार्टनर्स कोई आ रहा है तो कितने साल तक हमारे बिजनेस में पार्टनर्स रहेगा, उसकी भी टाइम उसमें बाकायदे क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो ये रहे पार्टनरशिप डीड का क्या है, एलिमेंट, सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसमें एक हेडिंग और पढ़ते हैं कि रूल्स एब्सेंस एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड। ऐसे कौन कौन से रूल्स होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे होते, तो हम उसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं। आपको ये तो पता हो गया कि जो जो ये चीजें लिखी होती हैं। अब हम ये बताएंगे कि अगर ये चीजें न लिखी हो तो हम कैसे उसको एप्लीकेबल करते हैं पार्टनर्स के बीच में। चलिए देखते हैं। देखिए गाइज, अब ये लास्ट टॉपिक इसमें से है। अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, फिर पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जो बातें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी गई हैं हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, उसको हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। अभी हमने पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में दिया है तो हम पार्टनरों को उसी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम उसी रेशियो में प्रॉफिट देंगे। अगर नहीं लिखा है तो या तो हम उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग या फिर हम इक्वली देंगे। क्या देंगे, इक्वली। इतना याद रखिएगा। मैं क्या बोला कि अगर रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होगा तो हम उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे।
अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि हम पार्टनरों को प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटे, तो या तो हम उनके कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे या फिर हम उसे उनको क्या करेंगे, इक्वली हम देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? आई होप नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखिए दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने पढ़ा कि सर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा कि जो क्वेश्चन में होगा हम उसी में देंगे, अगर नहीं है तो हम क्या बोले थे कि अगर एक्स्ट्रा कैपिटल अगर वो लगा रहा है तो उस पर हम 6% हम क्या करेंगे, और सॉरी जितना लिखा होगा उस पर हम उतना देंगे। अभी हमने पार्टनरशिप डीड में ये बताया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे पार्टनरशिप बनाया जा रहा है और मैं जब पार्टनरशिप जा रहा हूं तो मुझे कितना 50,000 मैंने दिया, लेकिन पार्टनर फर्म में किसी को कैपिटल की जरूरत है तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि आप किसी से न लेकर आप हम ही से ले लीजिए, तो मैंने वहां पे क्या लिया, 1 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। ध्यान से समझिए, ये तो मेरा है, इस पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मैंने जो दिया है, इस पे अगर पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा होगा हम उसको अप्लीकेबल करेंगे। अगर एक्स्ट्रा कैपिटल पे कुछ भी नहीं लिखा है तो याद रखिएगा एब्सेंस में हमको क्या मिलेगा, 6% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इतना याद रखिएगा। अगर हम एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने के बाद अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात नहीं लिखी गई है तो फिर भी मुझे उस एक्स्ट्रा कैपिटल पे 6% हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर? सेम टू सेम ऐसे ही क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे है। जब फर्म को कोई भी पार्टनर लोन दे देता है और पार्टनरशिप डीड में अगर 14% है, 15% है, 20% है, जो भी परसेंट होगा हम उतना परसेंट उसको देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात नहीं लिखी गई है तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन जो लोन है उस पर कितना, 6% होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई भी पार्टनर अगर लोन ले रहा है तो उसको कितना, 6% की दर से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जितना लिखा होगा तो उतना लेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 6% की दर से ही विल हैव टू रिटर्न टू फर्म, उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो फर्म से ले रही हो या फर्म किसी को दे रही हो। ये दोनों में रूल अप्लीकेबल होगा। इज दैट क्लियर? यहां भी सेम टू सेम देख लीजिए, सैलरी ऑफ अ पार्टनर। अगर सैलरी के बारे में कुछ बात की होगी तो सैलरी मिलेगी, अगर सैलरी के बात में कुछ नहीं की गई होगी, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं किया गया होगा तो सैलरी क्या होगा, नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? अगर सैलरी के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ कहा गया होगा तो उसको फॉलो करेंगे, अगर कुछ भी नहीं कहा गया होगा तो इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, फिर इसमें इसकी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। सेम यही बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है आपको बताएं कि जब कोई भी बिजनेसमैन खुद यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज निकालता है बिजनेस से तो ड्राइंग कहते हैं, और फिर वही जो निकालता है उस पर जो इंटरेस्ट देता है उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। इस केसेस में बिजनेस को प्रॉफिट होता है, और ध्यान से समझिए जो बिजनेसमैन निकालता है उसको लॉस होता है। यहां पर कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब कोई भी बिजनेस फर्म में से कोई भी पार्टनर अगर कुछ निकाल लिया है तो अगर पार्टनरशिप डीड में कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है अगर लिखा है तो उतना परसेंट चार्ज लगेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये समझ लीजिएगा कि इस पे भी फिर कुछ नहीं होने वाला है। इज दैट क्लियर? ये रहा क्या, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर। जो बातें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी गई हैं तो हम उसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे। सो गाइज, आज हमने 4 टॉपिक को सॉल्व किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, व्हाट इज द एलिमेंट एंड कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप, राइट, एंड नेक्स्ट जो थी हेडिंग आपकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कौन सी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, एंड विच रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऐसी कौन सी रूल होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे होते तो हम उसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं। मैंने इसको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट्स कर लीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमको ये लगे तो कि हाँ आप भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और कहां से हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।